आजाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद। नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन खबर तो ये है कि नेपाल में जो वज़ीर आज़म थे उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया और वो दुबई फरार हो चुके हैं। और उसके बाद जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं अशोक राज सिकदिल साहब, उन्होंने जो है वो हुकूमत संभाल ली है और तमाम वज़रा से इस्तीफ़ा ले लिया है। और जन जी के जो मुजाहिरीन हैं, जिन्होंने मंडे वाले दिन यानी कल से उन्होंने मुजाहिरों का जो है वो आगाज़ किया था, वो मुजाहिरे फसादात में बदल गए। सोशल मीडिया की बंदिश से ये मुजाहिरे जो हैं वो शुरू हुए थे और सोशल मीडिया की बंदिश इसलिए हुई थी कि हुकूमत ने अवाम के करप्शन के ऊपर तबसरों की वजह से सोशल मीडिया को टेम्परेरी तौर पर बंद किया था। मगर फिर अवाम जो है वो मुश्तइल हो गए, वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया की बंदिश के खिलाफ एहतजाज करना शुरू किया और वो देखते ही देखते काठमांडू में पार्लियामेंट हाउस की तरफ बढ़ने लगे। और कल शाम तक ये बात थी कि वज़ीर दाखिला ने इस्तीफ़ा दिया था, मगर आज दिन को ये प्रोग्रेस हुई है कि वज़ीर आज़म साहब भी इस्तीफ़ा दे के दुबई भाग गए हैं। उनके अलावा 5 वज़रा अब तक जो है वो इस्तीफ़ा दे चुके थे। मगर शाम की खबर ये है कि नेपाली आर्मी के जो चीफ हैं अशोक राज सिकदिल साहब, उन्होंने हुकूमत संभाल ली और अभी कुछ देर पहले उन्होंने मुजाहिरीन से खिताब किया है और उन्होंने ये कहा है कि जन जी के जो बच्चे हैं, जो मुजाहिरीन हैं, जो सोशल मीडिया की बंदिश के खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे, उनसे हमारी गुजारिश है कि अब एहतजाज बंद कर दें, आए हमारे साथ जो है वो मुज़ाकरात करें और हम आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए और ज़ख्मियों को जो है वो बेहतर एक उनकी हॉस्पिटल की जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो देने के लिए बड़े ही जो है पुरअज़्म है और आए हमारे साथ बात करें। सो नेपाल में सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। भारत का जो किरदार है, मजमूम किरदार जो है वो भी नज़र आ रहा है। आपने देखा होगा कि खित्ते में पहले बांग्लादेश में भारत नवाज हुकूमत हसीना वाजिद की शक्ल में ख़त्म हुई, श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ, मालदीव में भी ऐसा ही हुआ और अब जो नेपाल में ये हुकूमत की तब्दीली हुई है तो इसके पीछे भी भारत के साथ कड़ियाँ बड़ी जो है वो मिल रही हैं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद नईम साहब, जो भारत के जितने भी मामलात हैं या साउथ एशियन स्टडीज़ आप कह लें उस पर इनकी बड़ी ग्रिप है और ये उन तमाम मामलात को जानते हैं कि किस तरह भारत इस पूरे खित्ते का चौधरी बनने के चक्कर में इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि नेपाल में ये जो अभी सूरत हाल चल रही है इसके पीछे कौन है, क्या मकासद है और कहाँ तक ये सूरत हाल पहुँच चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। अहमद नईम साहब, हमें ये बताइए कि हमने तो देखा था कि ये कल की बात है, एहतजाज शुरू हुआ कि सोशल मीडिया बंद क्यों किया और देखते ही देखते ये फसादात में जो है वो बदल गया। अब क्या सूरत हाल है, ये फसादात किस हद तक गए हैं और कितना कुछ नुकसान हुआ है नेपाल का? देखें, ये जो है वो 2-3 दिनों से उधर एहतजाज चल रहा था नेपाल के अंदर, ठीक है। और ये बेसिकली उन्होंने जितनी, ये नहीं है कि खाली इस हुकूमत के, इसके रगड़े में तमाम सियासी जमातें, जो मरकज़ी सियासी जमातें हैं वो इसके रगड़े में आई हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि साबिक वज़ीर आज़म जो उधर के नेपाल के हैं, मुझे उनका नाम अभी जहन में नहीं आ रहा, तो उनकी जो है मिसेस को जो है वो उधर उनके घर आग लगाई गई, उनकी मिसेस उधर थी, वो झुलस गई और उनकी डेथ हो चुकी है। फिर इसके अलावा जो है वो उनके जो वज़ीर दाखिला अपना वज़ीर थे, मेरे ख्याल फॉरेन मिनिस्टर, उनको जो है वो रोड पे भगा के जो है ना पिटाई की गई, उनको जख्मी किया गया। इस समेत 5 वज़रा को जो है वो 3 से 4 वज़रा को उन्होंने जो है उधर तशद्दुद का निशाना बनाया उस मॉब ने, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी। उसकी एक वजह है एक तस्वीर जो फैलाई गई पूरी सोशल मीडिया पे। और एहतजाज जब शुरू हुआ इस सोशल मीडिया की बंदिश के खिलाफ, उसमें यह हुआ कि हुकूमत की जानिब, उधर की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनकी जानिब से जो है वो फायरिंग की गई मुजाहिरीन के ऊपर और उससे 19 जो नौजवान थे वो जान बहक हुए और उसमें से एक नौजवान की जो जख्मी होने के बाद उसका जो जूता था ना वो खून से लथपथ था। तो उसकी तस्वीर जो है ना वो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हुई और उसके बाद जो है वो अवाम में मतलब के आग भड़क उठी और एहतजाज शुरू हो गए उधर और वायलेंट एहतजाज हो रहे थे। उन्होंने किसी पार्टी को नहीं देखा कि हुकूमती पार्टी है या अपोजिशन पार्टी है, सब जो है उसके रगड़े में आए हैं। और मैं इसको एक और नजर से आलमी पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपकी बात करना चाहूंगा। एक हमने अरब स्प्रिंग का जो है वो देखा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने फिलीपाइंस में भी एक इनकलाबी सूरत हाल देखी, इंडोनेशिया में भी देखी और अब नेपाल में भी, कहीं एशियन स्प्रिंग का सिलसिला तो नहीं शुरू हो चुका? वही एशियन स्प्रिंग है, ये एशियन स्प्रिंग है और इसमें जो है ये क्योंकि बड़ा मिक्सअप सी सिचुएशन बनी हुई है। चाइना जो है और जो अमेरिका है और इसके अलावा जो बड़े जो दुनिया की सुपर पावर्स है ना, वो इस वक्त जो है क्योंकि
मिडिल ईस्ट जिस तरह 2011 के अंदर अरब स्प्रिंग आया, अरब स्प्रिंग में क्या हुआ कि उधर हुस्नी मुबारक की हुकूमत गिराई गई और मुर्सी को लाया गया, फिर मुर्सी से भी जो है ना वेस्टर्न दिल भर गया, एतमाद खत्म हो गया। फिर इसके अलावा लिबिया में जो कदाफी साहब थे उनका तख्ता पलटा गया, उनको मारा गया बकायदा। और उसका दिमाग ट्यूनीशिया के अंदर भी हुआ, उसके दिमाग जो है वो ब्रेन जो उस वक्त माना जा रहा था वो हिलरी क्लिंटन को माना जा रहा है। अच्छा। अलबत्ता ट्रम्प साहब की जो पॉलिसी है ना, मुझे जहां तक लगता है हो भी सकता है कि उनकी डीप स्टेट हो भी सकता है बहुत और से मामलात हो, लेकिन जो ट्रम्प साहब की पॉलिसी है वो ये है कि पहले हाउस इन ऑर्डर किया जाए, यानी अमेरिका को पहले सेट किया जाए, अमेरिका के मामलात पे ज्यादा गौर किया जाए, क्योंकि अभी जो टैरिफ्स का भी मामला हो रहा है ना वो कारोबार के हवाले से देख रहे हैं उसको, और वो जंगबंदी के खिलाफ है, हर जगह वो जंगबंदी पे कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां जंगें चल रही हैं उस जगह पे मुज़ाकरात करा के तो वो जंग को खत्म किया जाए। इस तरह जो है वो फिलिपाइंस के अंदर जो है वो भी जो वेस्टर्न नवाज हुकूमत थी उसके खिलाफ भी एहतजाज चल रहा है। इसके अलावा इंडोनेशिया के अंदर भी, मलेशिया के अंदर भी। अच्छा। तो ये जो एशिया है ना इस वक्त वो बड़ा हॉट पॉइंट बन चुका है इनकलाब के हवाले से, क्योंकि आप देख रहे हैं श्रीलंका में पहले थे राजापक्सा साहब, वो भी आप उनको कह सकते हैं इंडियन भी थे और चाइना की तरफ भी उनका एक झुकाव था, इंडिया की तरफ तो था ही था, क्योंकि इंडिया तो हर अपने जो है वो क्योंकि एक्सपेंशन का जो है वो एक नजरिया रखती है इंडिया, और इंडिया जो है वो चाहती है एक्सपेंशन करें, जिस तरह यूएसएसआर का एक नजरिया हुआ करता था, एक आइडियोलॉजी थी उनकी, इस तरह आरएसएस की आइडियोलॉजी भी एक्सपेंशन की तरफ है कि हम एक्सपेंशन करें, हिंदू राष्ट्र की बातें होती हैं। तो इस तरह जो है वो उनकी जो स्ट्रेटजीज है ना वो हमें नाकाम होती हुई खत्ते में बुरी तरह नाकाम, बुरी तरह वो पिटाई पीट रहे हैं। उसके बाद जो आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो हालात देख लिए ना, कि क्या हालात हुए उसके बाद, देखें वो उनको समझ नहीं आ रही कि हम किधर जाएं, वो उनके पीछे, बल्कि वो नरेंद्र मोदी के एक उनके जो उधर के जो तनकीद करते हैं, क्रिटिक है, उन्होंने एक गाना भी इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, वो वाला गाना लगाया था। अच्छा। कि उनको समझ नहीं आ रही कि कभी वो अमेरिका ने तो उनको धक्का मारा है, ठीक है, चाइना ने भी उनको जो है वो चाइना पे आ रहे हैं, और उस पे जो है उनके लोग ये तनकीद का निशाना बना रहे कि चाइना ने तो पाकिस्तान की ऑपरेशन जो बुनियादुल मरसूस हुआ, उनका ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें मदद की है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट से लेके इंटेलिजेंस शेयरिंग तक जो है उनकी मदद की है, और वो उनके बारहा जो फोर्सेस के लोग थे वो एतराफ करते रहे मीडिया पे आके। तो उसके बाद जो है वो एक सूरत हाल ये बन रही है खित्ते के अंदर कि भारत हम देख रहे हैं कि अब शेख हसीना वाजिद के अब वही हुआ, जब भी जाहिर बात है एक स्टेट का हिस्सा है फौज, और हर जगह पे भी जहां भी हमने बांग्लादेश में देखा कि लोग निकले, एहतजाज हुए, फिर जो है वो फौज आई और उसने मामलात हुकूमत को कंट्रोल में, निज़ाम को जो है वो कंट्रोल में लिया। और उसकी मेन वजह ये होती है कि देखें फौज जो है वो आवाम से आती है, लोग, आम लोगों का एतमाद होता है फौज के ऊपर, ठीक है, तो इस वजह से वो उधर एहतजाज जो है वो रुक जाते हैं। बांग्लादेश में क्या था, बांग्लादेश में फिर भी अपोजिशन का कुछ ना कुछ, उधर स्टूडेंट एक्शन कमेटी हमें, अपोजिशन इस तरह इन्वॉल्व नहीं थी, ढाका यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट एक्शन कमेटी हमें नजर आई, अपोजिशन उधर नहीं, अपोजिशन उधर थी इन्वॉल्व, उधर जो खालिदा जिया की पार्टी थी वो भी इन्वॉल्व थी, और इसके अलावा जमात इस्लामी भी थी, क्योंकि शेख हसीना वाजिद उधर उनके खिलाफ जुल्म और बर्बरियत की हद कर दी थी उसने यार। उस जगह पे वो किस तरह फोर्सेस को इस्तेमाल किया उन्होंने कुचलने के लिए, और क्या कुछ किया उस जगह पे, फिर उनको दुम दमा के भागना पड़ा। और फिर उसके बाद अलावा जो अशरफ गनी थे, जो भी अब हमने 2021 में देखा कि उनको भी, वो भी इस तरह हुकूमत छोड़कर फरार हो गए और दुबई गए, कि भी शर्मा ओली भी इस तरह आज जो है ना वो फरार होके दुबई गए। अब इंडिया को समझ नहीं आ रही कि इस पे हम जो है वो, क्योंकि भारत के, आपको मैंने पहले भी हमने लाइव पे ये तबसरा किया था कि भारत और नेपाल के बहुत क्लोज इस तरह के मामलात है, जिस तरह हमारे केपीके के लोग और अफगानिस्तान के लोग आपस में रिश्तेदारियां हैं, इस तरह जो उधर की बॉर्डरिंग एरियाज है उनकी आपस में रिश्तेदारियां भी हैं, आन जान भी है उनकी, क्योंकि नस्ल भी है कि अब गोरखा नस्ल के लोग हैं नेपाल में। इस तरह मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर जो भारतीय आर्मी है उसके अंदर बाकायदा गोरखा राइफल है, जिसको जो है वो फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस समझते हैं अपने, और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी समझते हैं, मतलब वो बहुत तकड़े और जंगजू किस्म के लोग हैं, और इस वक्त वो लड़ भी रहे हैं। आप अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें उनके, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मिजोरम के अंदर, नागालैंड के अंदर वो लोग लड़ रहे हैं, और भारत ने बाकायदा जो है वो म्यांमार के अंदर, म्यांमार के बॉर्डरिंग एरिया में कुछ 3-4 हफ्ते पहले
उन्होंने उधर ड्रोन हमला भी किया, हाँ, कुछ ठीक है, आतंकवादी की और उसको फिर डिनाई भी किया। उसकी वजह थी कि उस वक्त जो किया था जयशंकर साहब उस वक्त बीजिंग में मौजूद थे, हाँ। और वो मामला चाइना के साथ तय कर रहे थे, क्योंकि उन्हीं दिनों में, उन्हीं 1-2-3 दिनों में जो है वो ट्रंप साहब के बयानात भी आए टैरिफ के हवाले से। खैर, अब अहमद मुझे ये बताइए कि अब नेपाल में तो आर्मी ने हुकूमत संभाल ली है और वज़ीर-ए-आज़म साहब भी मुस्ताफ़ी होकर बाहर चले गए, बाकी सारी काबीना भी मुस्ताफ़ी हो गई है, मुजाहिरीन अभी तक कर्फ्यू के बावजूद जो है वो मुजाहिरों पे बैठे हुए हैं। आपको क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है कि नेपाल में अगले कुछ दिनों में क्या पेशरफ्त होगी? क्या ये मामला ठंडे होंगे या किस तरह? मेरे ख्याल में उधर कोई कमेटी भी नजर नहीं आ रही, इस तरह कोई सामने नहीं आई अभी तक। कोई आई होती तो अभी उनके कोई अभी तो आर्मी चीफ ने कहा है कि आप हमसे मुज़ाकरात करें। हाँ, क्या वो किससे मुज़ाकरात करेंगे वो देखना जरूरी है, क्योंकि ये लीडरलेस मॉब है। मैंने आपको कहा ना कि ये वो एक तस्वीर में जो है ना भड़का दिया पूरा काम, ठीक है। सोशल मीडिया लीड नहीं कर रहा ना, सारे कोई लीड नहीं कर रहा। अब बच्चे कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ क्या मुज़ाकरात करें? अब बांग्लादेश में क्या सूरत हाल थी कि उधर बाकायदा कमेटी थी ना, स्टूडेंट एक्शन कमेटी थी, जो हमने देखी, और जिनको फिर हुकूमत में कायम मकाम हुकूमत जो उस जगह पे आई उसमें शामिल भी किया गया, और अभी तक है वो हिस्सा है, वो जरा है बाकायदा उधर के स्टूडेंट्स जो हैं। तो इस दर जो है वो एक सूरत हाल ये लग रही है कि अभी फौज ही कंट्रोल करेगी, मतलब बाकायदा मार्शल लॉ लग चुका है, क्योंकि अवाम का एतमाद अपनी सियासी जमातों पर नहीं है, उधर की सियासी जमातों पे। उन्होंने कहा है कि यार हम नहीं मानते, क्योंकि लेफ्ट की पार्टियां भी आई, पहले वो हिंदू राष्ट्र थी, एक हिंदू रियासत थी, फिर उससे सेकुलर रियासत हुई। अब वो ना सेकुलर्स पे वो एतमाद कर रहे हैं, ना राइट विंग पे एतमाद कर रहे हैं। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा उधर सियासी और पावर का बहरान बन गया है। उसको कवर किया आर्मी ने, और वो आर्मी जो है ना इस वक्त बैठ चुकी है बाकायदा तौर पे। अब हुक्मरानी जो है ना वो उस जगह पे फौज की होगी, और आर्मी चीफ ही समझ लें उधर के हुक्मरान होंगे। अभी तक की जो सूरत हाल यही लग रही है। बहुत शुक्रिया अहमद नईम। तो नाजरीन, अभी जो आज की ताज़ा तरीन पेशरफ्त थी नेपाल वाले मामले पे, अशोक राज सिकदिल साहब ने मुजाहिरीन से खिताब किया है, उनको मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात की उन्होंने दावत दी है, और हमने सारी गुफ्तगू की है। तो सियासत असूल यही निकला है कि फिल वक्त नेपाल में जो सूरत हाल है वो पोलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ से जाती हुई दिखाई नहीं दे रही, और ना ही जो मुजाहिरीन है, चूँकि वो जेन ज़ी के बच्चे हैं, सोशल मीडिया से उन्होंने खबरें पढ़ के उन्होंने अपनी हुकूमत का तख्ता पलट दिया, तो कोई उनको लीड भी नहीं कर रहा। सो कौन लोग मुज़ाकरात करेंगे फौज के साथ, क्या होगा, क्या फ्यूचर होगा नेपाल का, कौन सी गवर्नमेंट आएगी, ये फिलहाल गैर वाज़ेह है, और इसके लिए हमें मजीद कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। मगर तब तक जो नेपाल की आर्मी है वही उन तमाम मामलात को देखेगी और टैकल करेगी। ताज़ा तरीन जो भी पेशरफ्त होगी वो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।